वे सोचते थे कि हमारा भारत केवल सपेरों, धूल भरी सड़कों और झोपड़ियों का देश है। उनका मानना था कि यहाँ के लोग आज भी पुरानी दुनिया में जीते हैं और विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। यह कहानी उन विदेशी छात्रों की है जो अपनी झूठी शान और अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें लगता था कि उनके देशों के अलावा पूरी दुनिया पिछड़ी हुई है। उन्हें लगता था कि भारत आकर वे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस पवित्र धरती पर वे कदम रखने वाले हैं वह कोई साधारण धरती नहीं है। यह भारत माता की भूमि है, वह भूमि जिसने सदियों पहले दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाया और जो आज आसमान की ऊंचाइयों को चीरते हुए विकास का नया सूरज बन रही है। जब उनका बड़ा विमान नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर नीचे आ रहा था तो खिड़की से बाहर झांकते हुए उनके चेहरों पर एक अजीब सी खीज और निराशा थी। वे आपस में बातें कर रहे थे कि कैसे उन्हें अगले कुछ दिन गंदगी, भीड़ और असुविधाओं के बीच बिताने पड़ेंगे। उन्होंने अपने साथ अपने देश से बोतल बंद पानी और डिब्बा बंद खाने का सामान भर रखा था, यह सोचकर कि भारत में उन्हें शायद साफ पानी तक नसीब नहीं होगा। कितना बड़ा भ्रम था उनका, कितनी अज्ञानता थी उनकी सोच में। उन्होंने भारत को केवल कुछ पुरानी किताबों और झूठी खबरों के नजरिए से देखा था, लेकिन जैसे ही विमान के पहियों ने हमारी दिल्ली की धरती को छुआ, उनका वह घमंड दरकने लगा। विमान से बाहर निकलते ही जब उन्होंने हवाई अड्डे के विशाल और भव्य रूप को अपनी आंखों से देखा तो उनके कदम वहीं रुक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई पुराना या टूटा फूटा ढांचा नहीं था जिसकी उन्होंने अपने मन में कल्पना की थी। यह एक ऐसा शानदार और आधुनिक निर्माण था जो दुनिया के किसी भी सबसे अमीर देश के हवाई अड्डे को कड़ी टक्कर दे रहा था। हर तरफ शीशे की तरह चमकता हुआ फर्श, बेहतरीन और तेज सुविधाएं और एक ऐसी व्यवस्था जो घड़ियों की सुइयों की तरह बिना रुके सटीक चल रही थी। दीवारों पर बनी हमारी सुंदर भारतीय कलाकृतियां और सूर्य नमस्कार की विशाल मुद्राएं न केवल हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति की गवाही दे रही थीं, बल्कि यह भी जोर जोर से कह रही थीं कि हम अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़कर भी आसमान छू सकते हैं। उन छात्रों में से एक ने धीमी और हैरान आवाज में अपने साथी से कहा कि यह तो बिल्कुल हमारे देश जैसा लग रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि यह उनके देश जैसा नहीं था, यह उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर और भव्य था। यहाँ की हवा में एक अलग ही तरह की ऊर्जा थी। जब वे हवाई अड्डे से अपना सामान लेकर बाहर निकले तो उनके स्वागत के लिए शानदार गाड़ियां खड़ी थीं। दिल्ली की साफ और चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े फ्लाईओवर और उन पर दौड़ती हुई दुनिया भर की नई नई गाड़ियां देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वे तो अपने मन में यह तस्वीर बनाए बैठे थे कि सड़क पर केवल गायें और पुरानी बैलगाड़ियां उनका रास्ता रोकेंगी, लेकिन यहां तो विकास कर की बात में कि एक ऐसी तेज आंधी चल रही थी जिसने उनकी पुरानी और सड़ी गली सोच को मीलों पीछे छोड़ दिया था। सड़क के दोनों ओर हरियाली और ऊंचे ऊंचे चमकते हुए भवन देखकर वे आपस में फुसफुसा रहे थे कि क्या हम सच में भारत में हैं। उनका यह सफर उनके सारे भ्रम तोड़ने वाला था। यात्रा के दौरान जब उनकी गाड़ी एक बड़े चौराहे पर रुकी तो उन्हें सड़क किनारे एक साधारण सा चाय वाला दिखा। उन विदेशी छात्रों ने सोचा कि क्यों न भारतीय चाय का स्वाद लिया जाए, जिसके बारे में उन्होंने बहुत सुन रखा था। वे अपनी गाड़ी से नीचे उतरे। चाय वाले की एक बहुत ही छोटी सी दुकान थी, बिल्कुल साधारण। उन्होंने चाय मांगी। चाय वाले ने पूरी आत्मीयता और मुस्कान के साथ उन्हें कुल्हड़ में चाय दी। वह चाय वाकई में बहुत स्वादिष्ट थी। उसमें अदरक और इलायची की वह महक थी जो सीधे हमारी आत्मा को छू लेती है। चाय पीने के बाद जब पैसे देने की बारी आई तो एक छात्र ने अपने महंगे बटुए से बड़े नोट निकाले। उसे लगा कि इस छोटी सी सड़क किनारे की दुकान वाले के पास छुट्टे पैसे कहाँ होंगे और यह तो केवल नकद ही लेगा। परंतु तभी उस चाय वाले ने बहुत ही शांति से मुस्कुराते हुए अपनी दुकान के एक छोटे से कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पर डिजिटल भुगतान का निशान बना हुआ था। चाय वाले ने बहुत ही साधारण तरीके से उनसे कहा कि आप अपने मोबाइल से सीधे पैसे भेज सकते हैं। उन अमीर और विदेशी छात्रों के लिए यह किसी जोरदार बिजली के झटके से कम नहीं था। उनके खुद के देशों में भी ऐसी नई तकनीक इतनी आसानी से हर नुक्कड़ पर नहीं मिलती। एक छोटी सी चाय की दुकान, एक बेहद साधारण सा मेहनत करने वाला इंसान,
और लेन देन का इतना आधुनिक तरीका। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे आम भारतीय, चाहे वह सब्जी बेचने वाला हो, फल वाला हो या रिक्शा चलाने वाला, बस अपने फोन का एक बटन दबाता है और पलक झपकते ही पैसे का सुरक्षित लेन देन हो जाता है। कोई नकद का झंझट नहीं, कोई छुट्टे पैसों की चिकचिक नहीं। यह उनके लिए केवल एक तकनीक का चमत्कार नहीं था, बल्कि यह इस बात का जीता जागता प्रमाण था कि भारत का आम नागरिक कितनी तेजी से बदल रहा है और नई चीजों को कितनी आसानी से अपने जीवन में उतार रहा है। हमारा देश अब दुनिया के पीछे चलने वाला या किसी की नकल करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह अब दुनिया को एक नई राह दिखा रहा है। डिजिटल लेन देन के मामले में हमारा भारत आज जिस ऊंचे मुकाम पर खड़ा है, वह दुनिया के बड़े बड़े और खुद को विकसित कहने वाले देशों के लिए भी अभी तक एक अधूरा सपना ही है। उन छात्रों के चेहरों पर जो पहले अहंकार और मजाक का भाव था, वह अब धीरे धीरे आश्चर्य और एक अजीब से सम्मान में बदलने लगा था। शाम ढलने लगी थी और वे अपने अतिथि गृह की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कैसे शहर की सड़कें रोशनी से जगमगा रही थीं। चारों तरफ एक नई उमंग और विकास की दौड़ थी। उन्होंने हमेशा सुना था कि भारत एक गरीब देश है जहां लोग बस किसी तरह अपना दिन काटते हैं, लेकिन यहां तो हर व्यक्ति के चेहरे पर एक मेहनत और आगे बढ़ने की चमक थी। जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वह अब एक नए रूप में, नई ताकत के साथ दुनिया के सामने खड़ा हो रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने इस महान देश का आकलन करने में कितनी बड़ी भूल की है। अभी तो उनका यह सफर बस शुरू ही हुआ था और भारत की असल ताकत, उसका असली गौरव अभी उनके सामने आना बाकी था। जो कुछ उन्होंने अभी तक देखा था, वह तो केवल एक छोटी सी झलक थी। असली भारत, जो अपनी मिट्टी से प्यार करता है और सितारों तक पहुंचने का हौसला रखता है, वह अभी अपनी पूरी भव्यता के साथ उनके सामने खुलने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें दिल्ली की ऊंची इमारतों को चूम रही थीं, तो वे विदेशी छात्र अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे। आज उन्हें देश के दूसरे हिस्से में जाना था। उनके मन में भारत की रेल यात्रा को लेकर एक बहुत ही डरावनी तस्वीर बनी हुई थी। उन्होंने हमेशा अपने टीवी और पुरानी फिल्मों में देखा था कि भारत की रेलगाड़ियां जंग खाई हुई होती हैं, छतों पर लोग बैठे होते हैं, खिड़कियों से भीड़ लटक रही होती है और स्टेशनों पर तिल रखने की जगह नहीं होती। वे सोच रहे थे कि आज का सफर उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बस किसी तरह यह सफर कट जाए। परंतु जब उनकी गाड़ी नई दिल्ली के भव्य रेलवे स्टेशन के बाहर रुकी, तो उनका वह पुराना भ्रम एक बार फिर से चकनाचूर हो गया। स्टेशन के बाहर का नजारा किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कम नहीं था। साफ सुथरा परिसर, चमकती हुई इमारतें और पूरी व्यवस्था एक लय में चल रही थी। वे अपना सामान लेकर अंदर गए। वहां कोई धक्का मुक्की नहीं थी, कोई अव्यवस्था नहीं थी। हर तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थीं, जिन पर गाड़ियों के आने जाने का समय बिल्कुल सटीकता से दिखाया जा रहा था। जब वे अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके सामने एक ऐसी रेलगाड़ी खड़ी थी जिसकी उन्होंने सपने में भी भारत में होने की कल्पना नहीं की थी। वह थी हमारी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेसेस। सफेद और नीले रंग की वह बेहद खूबसूरत और तेज रफ्तार गाड़ी, जिसका कोना कोना आधुनिकता की गवाही दे रहा था। उसका आगे का हिस्सा हवा को चीरने के लिए किसी लड़ाकू विमान की तरह बनाया गया था। उन छात्रों को लगा जैसे वे किसी यूरोपीय देश की सबसे महंगी रेलगाड़ी के सामने खड़े हों। लेकिन सबसे बड़ा झटका हवा को रेलगाड़ी संभवतः रहें इस आप से बड़ा धान उन्हें तब लगा जब उनके मार्गदर्शक ने सीना तानकर और गर्व से मुस्कुराते हुए बताया कि यह गाड़ी किसी दूसरे देश से नहीं खरीदी गई है, बल्कि यह पूरी तरह से हमारे भारत की मिट्टी पर हमारे अपने लोगों द्वारा हमारे अपने कारखानों में बनाई गई है। यह हमारा स्वदेशी निर्माण है। विदेशी छात्रों ने एक दूसरे की तरफ अविश्वास भरी नजरों से देखा। जो देश उनके हिसाब से सुई बनाने में भी पीछे था, वह इतनी अत्याधुनिक रेलगाड़ी खुद कैसे बना सकता है। जैसे ही वे गाड़ी के अंदर गए, स्वचालित दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था। आरामदायक कुर्सियां जो किसी हवाई जहाज की व्यापारिक श्रेणी जैसी लग रही थीं। गाड़ी के अंदर बिल्कुल शांति थी। बाहर का कोई शोर अंदर नहीं आ रहा था। ठंडी हवा और भीनी भीनी सुगंध पूरे डिब्बे में फैली हुई थी। वे अपनी सीटों पर बैठ गए। कुछ ही पलों में गाड़ी ने बिना कोई झटका दिए
बिल्कुल मक्खन की तरह चलना शुरू कर दिया। सफर के दौरान एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटी। गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन अंदर बैठे हुए ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी शांत कमरे में बैठे हों। एक विदेशी छात्र ने अपनी मेज पर पानी से भरा हुआ एक गिलास रखा था। उसने ध्यान दिया कि गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा होने के बावजूद उस गिलास के पानी में एक छोटी सी लहर भी नहीं उठ रही थी। गाड़ी के अंदर लगी स्क्रीन पर जब उसने गाड़ी की रफ्तार देखी तो वहां एक 160 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ था। इतनी तेज रफ्तार और इतनी स्थिरता, यह देखकर उसका अहंकार पूरी तरह से टूट गया। उनके सामने वाली सीट पर एक भारतीय सज्जन बैठे थे। उम्र के अनुभव से उनके चेहरे पर एक सौम्य तेज था। वे कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के एक जाने माने वैज्ञानिक थे। यह पूछा उन विदेशी छात्रों से रहा नहीं गया और उन्होंने बहुत ही हिचकिचाते हुए उन सज्जन से बात करना शुरू किया। उन्होंने पूछा कि भारत ने इतनी जल्दी यह सब कैसे कर लिया? हम तो सोचते थे कि भारत एक बहुत ही गरीब देश है। उस भारतीय वैज्ञानिक ने बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने भारत को केवल उन नजरियों से देखा है जो तुम्हारे देशों के अखबारों ने तुम्हें दिखाया है। तुमने हमारी गरीबी देखी, लेकिन उस गरीबी से लड़कर आसमान छूने का हमारा जज्बा नहीं देखा। आज तुम जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो, जिस बैंक में तुम्हारा पैसा सुरक्षित है, जिस अस्पताल में तुम्हारी जान बचाई जाती है, क्या तुम्हें पता है कि उन सभी की तकनीक के पीछे, उनके सॉफ्टवेयर के पीछे किसका दिमाग है? वह दिमाग हमारे भारतीय युवाओं का है। दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों को आज हमारे देश की मिट्टी में जन्मे और पले बढ़े बच्चे ही चला रहे हैं। विदेशी छात्र पूरी तरह से खामोश हो गए थे। वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। वैज्ञानिक ने अपनी बात जारी रखी और कहा, तुम्हें शायद यह भी नहीं पता होगा कि जब तुम्हारे देश हॉलीवुड में अंतरिक्ष पर एक फिल्म बनाने में करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं, उससे भी कम खर्च में हमारा देश, हमारे वैज्ञानिक एक असली यान बनाकर उसे चंद्रमा पर भेज देते हैं। यह सुनते ही उन छात्रों के रोंगटे खड़े हो गए। वैज्ञानिक ने अपनी आंखों में एक चमक और गर्व के साथ कहा, हाँ, हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जब दुनिया के बड़े बड़े और अमीर देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में नाकाम रहे, जहां अंधेरा और भयंकर ठंड होती है, वहां हमारे देश ने अपने दम पर अपनी स्वदेशी तकनीक से अपना यान सफलतापूर्वक उतारा। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास धन चाहे कम हो, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा समर्पण और हमारी मेहनत दुनिया में किसी से कम नहीं है। हम ब्रह्मांड के उन रहस्यों को सुलझा रहे हैं जहां तक पहुंचने का सपना बड़े बड़े देश आज भी केवल देख ही रहे हैं। वे विदेशी छात्र अब अपनी नजरें नहीं मिला पा रहे थे। उन्हें अपनी अज्ञानता पर, अपनी उस खोखली सोच पर बहुत शर्म आ रही थी। वे उस देश को पिछड़ा हुआ मान बैठे थे जो आज अपनी प्रतिभा के बल पर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। वे खिड़की के बाहर दौड़ते हुए भारतीय परिदृश्य को देख रहे थे। बाहर हरे भरे खेत थे और उन खेतों के बीच से गुजरती हुई यह आधुनिक और तेज रफ्तार रेलगाड़ी मानो भारत के अतीत और भविष्य को एक साथ जोड़ रही थी। एक ऐसा देश जो अपनी जड़ों से जुड़ा है, लेकिन जिसकी उड़ान सितारों से भी आगे है। उस दिन उस रेलगाड़ी के डिब्बे में केवल दूरियां ही कम नहीं हो रही थीं, बल्कि उन विदेशी छात्रों के दिमाग में सालों से जमी हुई अज्ञानता और अहंकार की बर्फ भी पिघल रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि भारत कोई सपेरों का देश नहीं है, बल्कि यह उन साधकों और वैज्ञानिकों का देश है जो अपनी धुन के पक्के हैं, जो मिट्टी से उठकर चांद पर अपनी मोहर लगाना जानते हैं। अब उनके अंदर भारत के लिए कोई मजाक या दया का भाव नहीं था, बल्कि एक गहरा, बहुत गहरा सम्मान पैदा हो चुका था। और यह तो उनके इस सफर का सिर्फ एक हिस्सा था। भारत की जो असली आत्मा है, उसकी संस्कृति की जो गहराई है, वह तो अभी उनके सामने आनी बाकी थी, जो उन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख देने वाली थी। आधुनिकता और तेज रफ्तार के उस चमत्कारिक सफर के बाद अब समय था भारत की उस आत्मा से मिलने का जो हजारों सालों से इस पवित्र भूमि के कण कण में रची बसी है। उन विदेशी छात्रों का अगला पड़ाव था दुनिया का सबसे प्राचीन और जीवंत शहर, हमारी पवित्र काशी। बनारस, वाराणसी, आनंदवन नाम अनेक हैं, लेकिन भावना एक ही है। यह वह शहर है जो इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी प्राचीन है और जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया है। जब उनकी रेलगाड़ी काशी के विशाल स्थानक पर रुकी,
तो हवा में एक अलग ही तरह की सुगंध थी। चंदन, धूप और ताजे फूलों की महक ने उनका स्वागत किया। अभी तक उन्होंने भारत का वह रूप देखा था जो भविष्य की ओर दौड़ रहा था, लेकिन अब वे उस रूप को देखने वाले थे जिसने इस भविष्य की नींव हजारों साल पहले ही रख दी थी। जैसे ही वे अपने अतिथि गृह से निकलकर काशी की गलियों में पहुंचे, उनका सामना एक बिल्कुल ही नई दुनिया से हुआ। बाहर से देखने पर उन अज्ञानी विदेशियों को शायद वह केवल एक भीड़ भाड़ वाली जगह लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे वे उन संकरी और प्राचीन गलियों के भीतर जाते गए, उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण भीड़ नहीं है। यह तो जीवन का एक महासागर है जहां हर व्यक्ति किसी अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। उन गलियों में बने पुराने घरों की नक्काशी, पत्थर के खंभों पर उकेरी गई देवी देवताओं की मूर्तियां और हर नुक्कड़ पर बने छोटे छोटे मंदिरों से आती घंटियों की आवाज ने उनके मन को एक अजीब सी शांति से भर दिया। वे जो हमेशा अपने जीवन में भागते रहते थे, समय के पीछे दौड़ते रहते थे, आज पहली बार उन्हें लगा कि समय यहां आकर ठहर सा गया है। मार्गदर्शक उन्हें सीधा पवित्र गंगा नदी के दशाश्वमेध घाट की ओर ले गया। शाम का समय हो रहा था और सूरज धीरे धीरे गंगा की शांत लहरों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था। आसमान का रंग नारंगी और सुनहरा हो गया था। घाट पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन उस भीड़ में कोई शोर शराबा या धक्का मुक्की नहीं थी। हर आंख में एक उम्मीद थी, हर चेहरे पर एक भक्ति थी। उन विदेशी छात्रों को घाट के किनारे एक नाव पर बिठाया गया ताकि वे वहां से पूरे दृश्य को अच्छे से देख सकें। वे अभी भी थोड़े भ्रम में थे कि आखिर इतने सारे लोग यहां किस लिए आए हैं। उनके देशों में इतनी भीड़ या तो किसी पूरी आच नचा रही है, बड़े खेल के मैदान में होती है, या फिर किसी संगीत के कार्यक्रम में। लेकिन यहां लोग केवल एक नदी की पूजा करने के लिए एकजुट हुए थे। यह बात उनकी समझ से परे थी। तभी अचानक पूरे वातावरण में एक गूंज उठी। यह किसी मशीन की आवाज नहीं थी, बल्कि यह दर्जनों शंखों की एक साथ गूंजने वाली पवित्र ध्वनि थी। उस ध्वनि में इतनी शक्ति थी कि उन छात्रों के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह आवाज उनके कानों से नहीं, बल्कि सीधे उनकी आत्मा से होकर गुजर रही है। शंख की ध्वनि के साथ ही बड़े बड़े पीतल के घंटों की आवाजें और वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण शुरू हो गया। मुख्य पुजारियों ने अपने हाथों में कई परतों वाले विशाल और सुनहरे दीप उठा लिए, जिनमें से अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं। वह थी हमारी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। लहरों पर टिमटिमाते हजारों छोटे छोटे मिट्टी के दिए ऐसे लग रहे थे मानो आसमान से तारे टूटकर स्वयं धरती पर आ गिरे हों और गंगा माता की गोद में खेल रहे हों। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी पंचतत्वों का ऐसा भव्य और अलौकिक मिलन उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। मंत्रों की वह ताल, घंटों की वह लय और हवा में फैली वह पवित्र सुगंध, सब कुछ इतना जादुई था कि उन विदेशी छात्रों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके गालों पर आंसू लुढ़क आए। यह दुख के आंसू नहीं थे, यह किसी परेशानी के आंसू नहीं थे, यह तो उस असीम शांति के आंसू थे जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में उस दिन तक कभी महसूस ही नहीं की थी। उनके बड़े बड़े घर, उनकी महंगी गाड़ियां, उनका बैंक का पैसा, यह सब कुछ इस एक पल की शांति के आगे बहुत छोटा और अर्थहीन लगने लगा था। आरती समाप्त होने के बाद वे उसी नाव पर बैठे हुए एक बूढ़े नाविक से बात करने लगे। उस नाविक के कपड़े बहुत साधारण थे, माथे पर भस्म लगी थीं और चेहरे पर सैकड़ों झुर्रियां थीं जो उसके जीवन के अनुभव को बयां कर रही थीं। एक छात्र ने अपने मार्गदर्शक के जरिए उस नाविक से पूछा कि तुम लोग एक नदी को अपनी मां क्यों कहते हो? यह तो केवल पानी का एक बहता हुआ स्रोत है। नाविक ने बहुत ही प्यार और गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उसने कहा, बाबूजी, आप लोग चीजों को केवल बाहरी आंखों से देखते हैं। आप पानी देखते हैं, हम जीवन देखते हैं। हमारे भारत में जो भी चीज हमें जीवन देती है, जो हमारा पालन पोषण करती है, हम उसे भगवान का दर्जा देते हैं, चाहे वह पेड़ हो, जानवर हो, सूरज हो या नदियां हो। हमारे लिए यह प्रकृति केवल इस्तेमाल करने की कोई वस्तु नहीं है, यह हमारा परिवार है। तुम लोग विज्ञान पढ़ते हो, चांद पर जाते हो, लेकिन हमारी संस्कृति ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि ब्रह्मांड का हर एक कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो तुम्हारे भीतर है वही इस ब्रह्मांड के भीतर है। नाविक की उन बातों में इतनी गहराई और इतना बड़ा दर्शन छिपा था
जो शायद दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर भी नहीं समझा सकते। उन विदेशी छात्रों को यह बात समझ में आने लगी थी कि भारत का असली खजाना उसका पैसा या उसका बाजार नहीं है, बल्कि भारत का असली खजाना उसकी यह सोच है, उसकी यह संस्कृति है जो पूरे विश्व को एक परिवार मानती है, वसुधैव कुटुंबकम। जो लोग भारत को एक अनपढ़ या अंधविश्वासी देश मानते थे, आज वे खुद को सबसे बड़ा अनपढ़ महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो जीवन का असली मतलब ही नहीं पता था। अगले दिन वे काशी विश्वनाथ के भव्य मंदिर में दर्शन करने गए। वहां सोने से मढ़े हुए कलश और पत्थरों पर उकेरी गई उस बारीक नक्काशी को देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि कैसे मंदिर के अंदर की वास्तुकला विज्ञान और गणित के सबसे जटिल नियमों पर आधारित थी। उनके मार्गदर्शक ने बताया कि हजारों साल पहले जब पश्चिमी देशों में लोग जंगलों में भटक रहे थे और सभ्यता का अर्थ भी नहीं जानते थे, तब हमारे पूर्वजों ने ऐसे विशाल और वैज्ञानिक मंदिरों का निर्माण कर लिया था जो भूकंप और तूफानों को झेलकर आज भी सीना ताने खड़े हैं। हमारे पूर्वजों ने शून्य का आविष्कार किया, ग्रहों की दूरियां नापी और आयुर्वेद जैसी चिकित्सा प्रणाली विकसित की। मंदिर प्रांगण में चलते हुए एक विदेशी छात्र का पैर गलती से एक भारतीय महिला को लग गया। छात्र घबरा गया कि शायद अब यह महिला उस पर गुस्सा करेगी, लेकिन उस महिला ने गुस्सा करने के बजाय अपने हाथ जोड़कर उस छात्र को प्रणाम किया और मुस्कुराकर वहां से चली गई। छात्र पूरी तरह से हैरान था। उसने अपने मार्गदर्शक से इसका कारण पूछा। मार्गदर्शक ने कहा, हमारे भारत में एक बहुत ही पवित्र भावना सिखाई जाती है, अतिथि देवो भव। इसका मतलब है कि हमारे दरवाजे पर आया हुआ मेहमान भगवान के समान होता है। हम हर जीव में ईश्वर को देखते हैं। यह सुनकर उन छात्रों के दिलों की सबसे गहरी परत तक एक कंपन सा हो गया। उन्हें अपने देश की वह जीवन शैली याद आ गई जहां पड़ोसी भी पड़ोसी को नहीं पहचानता, जहां हर व्यक्ति बस अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। और यहां एक बिल्कुल अनजान महिला ने एक अजनबी में भगवान को देख लिया। उनका सारा घमंड, उनका सारा अहंकार और अपने देश के सर्वश्रेष्ठ होने का वह झूठा पर्दा अब पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। भारत ने केवल कुछ ही दिनों में उनके सामने विकास और परंपरा का ऐसा अनोखा और अकल्पनीय संगम प्रस्तुत किया था जिसका जवाब पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। एक ऐसा देश जहां लोग सुबह उठकर सूरज को जल चढ़ाते हैं और दिन में अंतरिक्ष के सबसे जटिल रहस्यों को सुलझाने के लिए कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, जहां एक साधारण सा चाय वाला डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करता है और एक नाविक ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दर्शन समझा देता है। ये हमारा भारत है। यह वह भारत है जिसे कोई भी विदेशी अपनी छोटी सी सोच के तराजू में नहीं तौल सकता। उन्हें यह एहसास हो गया था कि भारत आना उनकी जिंदगी की कोई गलती नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था जिसने उनकी बंद आंखों को हमेशा के लिए खोल दिया था। काशी की उस अलौकिक और जीवन बदल देने वाली यात्रा के बाद उन विदेशी छात्रों का अहंकार अब पूरी तरह से धूल में मिल चुका था, लेकिन भारत माता के खजाने में अभी एक और अनमोल रत्न बाकी था जिसे देखे बिना उनकी यह यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उनके मार्गदर्शक ने उन्हें शहर की चकाचौंध से दूर बनारस के पास ही अपने एक छोटे से पैतृक गांव ले जाने का फैसला किया। जब उनकी गाड़ी गांव की कच्ची लेकिन बेहद साफ सुथरी पगडंडियों से गुजरी तो बारिश के बाद मिट्टी की वह सौंधी और मीठी महक उनके भीतर तक उतर गई। ऐसी पवित्र सुगंध दुनिया के किसी भी महंगे इत्र में नहीं मिल सकती थी। गांव के घरों के बाहर गायें बंधी थीं, बच्चे धूल में बेफिक्र होकर खेल रहे थे और बुजुर्ग पेड़ों की छांव में बैठकर चौपाल लगा रहे थे। वहां न तो कोई तेज रफ्तार गाड़ियां थीं और न ही आसमान छूती इमारतें, लेकिन वहां की हवा में जो सुकून था वह उन्होंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया था। जब वे मार्गदर्शक के घर पहुंचे तो दरवाजे पर एक बहुत ही साधारण सूती साड़ी पहने हुए एक बूढ़ी मां खड़ी थीं। उनके चेहरे पर जीवन भर की कड़ी मेहनत की झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक और होठों पर जो निस्वार्थ मुस्कान थी वह किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। उन विदेशी छात्रों को देखकर उस बूढ़ी मां ने कोई अजीब प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़े, एक पीतल की थाली में कुमकुम और चावल लिए और उन अजनबी विदेशियों के माथे पर तिलक लगाया। उनकी आरती उतारी और उनके सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखकर उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया जैसे वे विदेशी नहीं बल्कि बरसों बाद घर लौटे उनके अपने ही सगे बच्चे हों।
उन छात्रों के लिए यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उनके दिलों को चीर कर रख दिया। उनके खुद के देशों में, जहां सगे माता पिता भी बच्चों के बड़े होने पर उनसे अलग हो जाते हैं, जहां परिवार का मतलब केवल साल में एक बार छुट्टी के दिन मिलना होता है, वहां भारत के एक छोटे से गांव की एक अनपढ़ लेकिन ज्ञानी मां ने उन अजनबियों पर अपना सारा वात्सल्य लुटा दिया था। दोपहर के भोजन का समय हुआ। घर के आंगन में जमीन पर गोबर से लिपी हुई साफ जगह पर उन्हें बैठने के लिए कहा गया। उनके सामने केले के बड़े बड़े हरे पत्ते बिछाए गए। उन छात्रों ने कभी जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाया था, लेकिन आज उन्हें कुर्सियों की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। उस बूढ़ी मां ने अपने हाथों से लकड़ी के चूल्हे पर बनी हुई गर्मा गर्म रोटियां, मिट्टी के बर्तन में पक्की हुई दाल, ताजी सब्जियां और घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी परोसा। खाने में कोई बहुत महंगे मसाले नहीं थे, लेकिन उसमें जो स्वाद था वह दुनिया के किसी भी 5 सितारा भोजनालय में नहीं मिल सकता था। वह स्वाद उस मां की ममता का था। जब एक छात्र का पेट भर गया और उसने और खाने से मना किया, तो उस बूढ़ी मां ने अपनी टूटी फूटी भाषा में और इशारों से उसे डांटते हुए कहा कि अभी तो तूने कुछ खाया ही नहीं है। और यह कहते हुए उसने एक और गर्म रोटी उस छात्र के पत्ते पर रख दी और अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। उस पल उस विदेशी छात्र की आंखों से आंसुओं का एक बांध टूट पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी सगी मां की याद आ गई, जिसने उसे बचपन के बाद कभी अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया था। उसे याद आ गया कि कैसे उसके देश में लोग इतने अकेले और स्वार्थी हो गए हैं। उसने उस बूढ़ी भारतीय मां के पैर पकड़ लिए और अपने आंसुओं से उन पैरों को धो दिया। उस दिन उन्हें समझ में आया कि दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी पैसों की कमी नहीं है, बल्कि प्यार, सम्मान और परिवार की कमी है। और इस मामले में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश है। भारत के गांवों में चाहे लोगों के पास बैंक में लाखों रुपये न हो, लेकिन उनके पास एक दूसरे के लिए जो समय, जो अपनापन और जो सम्मान है, उसे दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि पश्चिम के देशों ने केवल मशीनें और इमारतें बनानी सीखी हैं, लेकिन भारत ने इंसान बनाना और इंसानियत को जिंदा रखना सीखा है। समय पंख लगाकर उड़ गया और उनकी वापसी का दिन आ गया। आज वे फिर से नई दिल्ली के उसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़े थे। यह वही जगह थी जहां एक हफ्ते पहले उन्होंने पहली बार कदम रखा था, लेकिन आज उनके भीतर का इंसान पूरी तरह से बदल चुका था। एक हफ्ते पहले वे भारत को एक गरीब, पिछड़ा और गंदा देश मानकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनका अहंकार 7वें आसमान पर था, लेकिन आज उसी हवाई अड्डे पर खड़े होकर, उसी हवाई अड्डे पर उनके पैर इस पवित्र मिट्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वे एक हफ्ते पहले विदेशी बनकर आए थे, लेकिन आज वे भीतर से पूरी तरह भारतीय होकर जा रहे थे। जब वे सुरक्षा जांच के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो उनमें से एक छात्र अचानक मुड़ा। उसने अपना सामान वहीं फर्श पर रख दिया और दोनों घुटनों के बल बैठकर नई दिल्ली हवाई अड्डे की उस जमीन को अपने हाथों से छुआ और उस मिट्टी को अपने माथे से लगा लिया। उसने अपने मार्गदर्शक को गले लगाते हुए रुंधी हुई आवाज में कहा कि हम भारत को बदलने या उसे परखने आए थे, लेकिन भारत ने तो हमारी ही पूरी दुनिया और हमारी सोच को जड़ से बदल कर रख दिया। हम एक खाली बर्तन की तरह यहां आए थे, लेकिन आज हम जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान और सच्चा प्रेम लेकर लौट रहे हैं। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प लिया कि वे अपने देश वापस जाकर हर उस इंसान को भारत की सच्ची कहानी सुनाएंगे जो अपनी अज्ञानता में इस महान देश को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वे दुनिया को बताएंगे कि भारत कोई साधारण देश नहीं है। यह वह देश है जो अपने दम पर अंतरिक्ष के रहस्य खोलता है, जो अपनी स्वदेशी तकनीक से सबसे तेज रेलगाड़ियां बनाता है, जो दुनिया को डिजिटल लेन देन सिखाता है, और इन सब के बावजूद जो देश एक अनजान अजनबी को भी भगवान मानकर अपने घर में रोटी खिलाता है। विमान ने उड़ान भरी। वे छात्र खिड़की से नीचे छूटते हुए उस विशाल और महान देश को देख रहे थे। आज उन्हें नीचे कोई गंदगी या गरीबी नहीं दिख रही थी, बल्कि उन्हें नीचे एक ऐसा उभरता हुआ शक्तिशाली देश दिख रहा था जिसने दुनिया को ज्ञान का पहला पाठ पढ़ाया था और जो आज फिर से अपने उसी गौरवशाली सिंहासन की ओर बढ़ रहा है। उन्हें भारत के रूप में एक विश्व गुरु के दर्शन हुए थे। जो लोग भारत को मिटाने या उसे छोटा दिखाने का सपना देखते हैं, वे शायद यह नहीं जानते कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत एक जीती जागती भावना है, एक सनातन सत्य है।
जब तक इस धरती पर सूरज और चांद रहेंगे तब तक भारत माता का यह गौरव, यह सम्मान और यह स्वाभिमान ऐसे ही चमकता रहेगा। भारत केवल एक देश नहीं, पूरी मानवता का भविष्य है और यह सच्चाई अब पूरी दुनिया को माननी ही पड़ेगी।